हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मेरा नाम है दीपक पाठक। मैंने एमकॉम किया हुआ है और यूजीसी नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग अपना नया सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ यूनिट 2, जो कि है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईएफआरएस क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यूजुअली कॉल्ड आईएफआरएस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय द आईएफआरएस फाउंडेशन and the International Accounting Standards Board (IASB) to provide a common global language for business affairs so that company accounts are understandable and comparable across national boundaries। तो IFRS क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग करने के तरीके हैं। तो इसको IFRS फाउंडेशन और IASB इशू करती है। इससे क्या होता है कि बिजनेस अफेयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए कॉमन लैंग्वेज के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और इससे अकाउंट्स जो मेंटेन किए जाते हैं कंपनीज़ के, तो उनको समझने में काफ़ी सुविधा होती है और कंपैरिजन करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। तो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो है एक ही प्रकार के अगर स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग का काम किया जाए तो काफ़ी तुलना करने में और समझने में सुविधाजनक हो जाएगा। मतलब हम बाहरी अकाउंट्स को भी समझ सकते हैं, दूसरे देश के अकाउंट्स को भी समझ सकते हैं, और दूसरे देश भी हमारे देश के अकाउंट्स को समझ पाएंगे। तो इसके लिए आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है। तो आईएफआरएस आर वाइडली यूज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है, बट हैव नॉट रिप्लेस द सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर यूएस गैप इज़ अप्लाइड। तो पूरे विश्व में तो आईएफआरएस यूज़ किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे उन लोग एक अपना खुद का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूएस गैप के नाम से जाना जाता है। तो उन लोग आईएफआरएस यूज़ नहीं करके और अपने यूएस गैप को ही यूज़ करते हैं। तो अगर बैकग्राउंड के विषय में बात करें तो आईएएससी की स्थापना 1973 में हो गई थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। अभी 2001 में आईएएसबी उसका नाम हो गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो आईएएसबी हैज़ कंटिन्यूड टू डेवलप स्टैंडर्ड्स कॉलिंग द न्यू स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो आईएएसबी जो है वो स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है और उसको जारी करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करके उसे जारी करती है। अगर भारत के विषय में बात करें तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता था, एएस जिसको सिर्फ बोलते थे हम लोग। आजकल इंड एएस यूज़ हो रहा है। तो इंड एएस क्या है? आईएफआरएस का दूसरा नाम है। पूरे विश्व में आईएफआरएस यूज़ होता है, हम लोग आईएफआरएस को इंड एएस के नाम से बोल करके और यूज़ करते हैं। तो इंडिया भी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करता है, आईएफआरएस को यूज़ नहीं करता है, लेकिन आईएफआरएस के तर्ज पर ही अपने इंड एएस को बना करके और इंड एएस हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो 16 फरवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स नोटिफाइड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015। तो 16 फरवरी 2015 को एमसीए ने नोटिफाई किया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स, मतलब इंड एएस रूल्स 2015, और इंड एएस उन्होंने नोटिफाई किए। एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो वॉलंटरी अडॉप्शन 1 अप्रैल 2015 तक बोला गया कि इसको अडॉप्ट कर लीजिए स्वैच्छिक खुद से। और अगर मैंडेटरी का बात करें तो मैंडेटरी अडॉप्शन के लिए फ़ेज़ 1 का पीरियड था कि 1 अप्रैल 2016 तक अडॉप्ट कर लेना है इंड एएस को, और फ़ेज़ 2 में फिर समय दिया गया कि 1 अप्रैल 2017 से 17 तक यूज़ करना है इसको, मतलब अडॉप्ट कर लेना है। तो फाइनली 17 के बाद से सारी कंपनियां इंड एएस यूज़ करने लगी। तो इफ़ नेट वर्थ ऑफ कंपनी इज़ ग्रेटर देन 500 करोड़, अगर नेटवर्थ कंपनी का जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है,
देन कंपनी विल मस्ट हैव टू अप्लाई इंड एस। कंपनी को इंड एस जरूरी है इस्तेमाल करना। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल जो होगा वो नेटवर्थ कहलाता है। If Ind AS is applied in any of the company, its holding, subsidiary, associate and joint venture shall have to mandatorily apply Ind AS irrespective of net worth। अगर किसी कंपनी के मेन ब्रांच में, जो मेन कंपनी का ब्रांच है, वहाँ पे अगर इंड एस अप्लाई किया जा रहा है तो उसके जितने भी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी है, जो भी उसके दूसरे पार्ट्स हैं, उस कंपनी के दूसरे ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, मतलब बिना नेटवर्थ देखे हुए उन लोगों को इंड एस अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन जो ब्रांच है उस कंपनी का, वहाँ पे इंड एस अप्लाई हो रहा है। इंड एस का अगर लिस्ट देखें तो सारे इंड एस जितने भी हैं इस लिस्ट में सारे दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं कि इंड एस 101 किस चीज़ के लिए है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आते हैं, तो इसको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले इंड एस 101 जो है, तो वो कहता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, 106 exploration for and evaluation of mineral resources, 107 financial instruments disclosures, 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। फिर 1 में आ जाए इंड एस 1, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड एस 2 इन्वेंट्रीज, इंड एस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इंड एस 10 को देखें तो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इंड एस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड एस 17 लीजेस, इंड एस 18 रेवेन्यू, इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंड एस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, इंड एस 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, Ind AS 23 borrowing costs, Ind AS 24 related party disclosures, Ind AS 27 consolidated and separate financial statements, Ind AS 28 investments in associates, Ind AS 29 financial reporting in hyperinflationary economies, Ind AS 31 interests in joint ventures, Ind AS 32 financial instruments presentation, Ind AS 33 earning per share, Ind AS 34 interim financial reporting, Ind AS 36 impairment of assets, Ind AS 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets, Ind AS 38 intangible assets, Ind AS 39 financial instruments recognition and measurement, Ind AS 40 investment property. Comparison of IFRS are as applicable on 1st April 2011 with Ind AS placed at MCA's वेबसाइट। तो IFRS से कंपैरिजन करके इनका लिस्टिंग किया गया है, तो इसलिए सीरियल वाइज उस तरह से नहीं आते हैं। तो जिस प्रकार से लिस्ट में दिया हुआ है तो इसी तरह से इसको याद कर लेना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो ये था आज का टॉपिक, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर यूज़फुल लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।